अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आप सबसे डिस्कस करूंगी कि मैंने FCPS पार्ट 1 डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी फ़र्स्ट अटैम्प्ट में कैसे क्लियर किया। जो रिक्वायर्ड टाइम है वो वेरी करता है। आई डिड दैट इन 40 days बट दैट इज़ टोटली नॉट गुड एंड एटलीस्ट आपको 60 days देने चाहिए, और इफ़ यू आर वर्किंग तो फिर इवन मोर टाइम दैन दैट। और रोज़ आपको एटलीस्ट 8 hours पढ़ना है। पढ़ने का मतलब है कि सारा बीच में आगे पीछे घूमने का, सोने का, खाने पीने का बीच में टाइम निकाल के 8 hours की स्टडी होनी चाहिए। ओनली देन विल यू बी एबल टू क्लियर योर एग्ज़ाम। अब आपको मटेरियल क्या क्या ख़रीदना है। फर्स्ट ऑफ़ ऑल आई वुड लाइक टू से देयर इज़ नो नीड टू go for the bigger books or go for the BRS series. There is really no need for that. If you stuck to what I am telling you guys, you'll definitely pass your exam. अच्छा, तो मटेरियल्स के अंदर आपने क्या क्या ख़रीदना है, ठीक है। रफ़ीउल्लाह के नोट्स ख़रीद लें आप, पूरी एक बुक मिलती है। AA के नोट्स की एक बुक मिलेगी, मोटी होती है, बट डोंट गेट स्केयर्ड ऑफ दैट। फिर SK जो लेटेस्ट 4 बुक्स है ना वो ख़रीद लें। लेट से मेरे टाइम में 14 से 17 तक की 4 बुक्स थी, आई बॉट दोज। फिर उसके बाद SK रेडियोलॉजी की अपनी बुक होगी, वो एक अलग से कंपाइल रेडियोलॉजी की सिर्फ वही होगी। मेरे टाइम में 1 से 13 तक थी, हर साल 1 से 15 हो जाएगी ऑनवर्ड्स। तो मेरे टाइम में 1 से 13 तक थी, तो मैंने वो ख़रीदी थी। फिर आपके पास आ जाते हैं, ये मैंने आपको शो कर दिए कि किस तरह की बुक्स की अपेयरेंस है। दिस इज़ रफ़ी के नोट्स मेरे पास जो पड़े हुए हैं, AA के नोट्स पड़े हुए हैं। ये सारी SKs हैं जो सारे सब्जेक्ट्स वाली होती हैं। हर SK में, हर बुक में सारे सब्जेक्ट्स हैं। फिर ये रेडियोलॉजी की अपनी है जो स्टार्ट वाले SKs हैं, तो इसके अंदर सिर्फ रेडियोलॉजी के पास पेपर्स हैं। प्लान ऑफ एक्शन, जल्दी से एक टॉपिक रफ़ी से पढ़ें, वही टॉपिक AA नोट से पढ़ें, और फिर this is the best thing to do, but it's an optional thing, but if you do it तो that's like the best thing ever। आप वही टॉपिक जो हैं AA के नोट से करने के बाद आप उसकी थ्योरी जो उसके MCQs हैं वो करें, तो टॉपिकली आपकी प्रेपरेशन हो जाती है। एंड इट्स नॉट लाइक आप कुछ न्यू चीज़ कर रहे हैं। AA में जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है वो SK की ही एक्सप्लेनेशंस हैं जो MCQs SK के अंदर दिए हुए हैं। दे हैव द सेम एक्सप्लेनेशन है बिकॉज दे हैव द सेम ऑथर, तो पैटर्न बिल्कुल सेम है। तो इट्स ओनली गोइंग टू बी एन एडेड पॉइंट फॉर यू गाइज, सो आई वुड रियली सजेस्ट यू गाइज टू डू इट। फिर आपके पास आ जाता है, ये सब तो आपने करते रहना है टॉपिक वाइज। आपने रोज़ ना वो जो SK कंप्लीट बुक्स नहीं है 14 से 17 लेट से मेरे टाइम में थी, वो आपने रोज़ शुरू करते जानी है, वो आपने इसके साथ साथ लेकर चलनी है, ठीक है। फिर आपने सबसे एंड के ऊपर SK रेडियोलॉजी को उठाना है जो उसकी पर्टिकुलर बुक है, और उसको भी ना आपने सबसे एंड के ऊपर शुरू करना है। एंड से लास्ट पेपर से शुरू करते जाएं, पीछे चलते जाएं। मैंने तो लास्ट 100 पेजेस किए थे इसके रेडियोलॉजी के, बिकॉज आई डिडंट हैव इनफ टाइम, बट द मोर द मेरियर। बट स्टार्ट में ना करें बिकॉज वो सिर्फ 2 word क्वेश्चन है, 2 line आंसर्स हैं, तो दे गेट रियली कन्फ्यूजिंग। सो आई वुड सजेस्ट यू रादर स्टार्ट इट फ्रॉम द एंड। और या ऑब्वियसली उसके बाद आपने रिवीजन करनी है। वेल योर मेन फोकस शुड बी ऑन हाउ टू सॉल्व द MCQs रादर दैन द थ्योरी। दैट्स वाई आई टोल्ड यू गाइस नॉट टू गो फॉर द बिगर बुक्स। आप और ज़्यादा डिस्ट्रेस में जाएंगे, एक टॉपिक खोलेंगे फिर आप उसके अंदर और गहराइयों में जाते जाएंगे। इट्स बेटर यू स्टे स्टक टू दीज नोट वाली बुक्स बिकॉज दे आर ओरिएंटेड अकॉर्डिंग टू द पेपर। एंड सेकेंडली MCQs जितने ज़्यादा आप अटैम्प्ट करेंगे यू विल गेन मोर कॉन्फिडेंस। दैट्स वाई आई आस्क्ड यू टू डू ऑल द SK बुक्स। और फिर आपने इसके अलावा हाईलाइट आप किस तरीके से कर रहे हैं अपनी थ्योरी को। आई वुड सजेस्ट रफ़ी या AA में से एक बुक पकड़ें, उसमें जो जो चीज़ें नहीं आती उसको हाईलाइट करें। फिर वही टॉपिक जो दूसरी बुक में से इन दोनों में से करेंगे उसमें वो चीज़ें हाईलाइट करें जो पिछली बुक में नहीं है। इस तरीके से आपके पास तो सिर्फ हाईलाइटेड मटेरियल होगा। रिवीजन के टाइम जो है ना आपके पास ईजी होगा करना, आपके पास सारा मटेरियल होगा जो आपको नहीं आता। ये बड़ी अच्छी मैंने आपको दिखाई है AA, हाउ AA इज़ ओरिएंटेड अकॉर्डिंग टू योर एग्ज़ाम पैटर्न। ये देखें जिस तरह ये ग्रोथ हार्मोन है, उसने आपको ये बताया हुआ है कि अगर ग्रोथ हार्मोन लिखा है कि किन चीज़ों से इंक्रीज़ होता है, तो आपने सबसे पहले लिखना है कि हाइपोग्लाइसीमिया से होता है। आपने वो ऑप्शन चूज़ करनी है। अगर वो ऑप्शन नहीं है फिर आपने एक्सरसाइज चूज़ करनी है।
अगर वो ऑप्शन में नहीं है फिर आपने नॉन रैपिड आई मूवमेंट चूज़ करनी है। अगर ये तीनों ऑप्शंस नहीं हुई हैं फिर आपने इनमें से हाइपोग्लाइसीमिया को क्लिक करना है आँखें बंद करके। तो बेसिकली ये बता देते हैं एमसीक्यू पेपर के और एमसीक्यू ओरिएंटेड आपकी ये थ्योरी है इन दोनों बुक्स के अंदर। ये आप देखें किस तरीके से ये राइट साइड पे जो पिक्चर है इसके अंदर देखें, जहाँ थ्योरी ख़त्म हो रही है लेफ़्ट पेज के ऊपर, राइट पेज के ऊपर वहाँ से ही टॉपिकली आपके एमसीक्यू स्टार्ट हो रहे हैं। अब जिन लोगों को पता है काइंड ऑफ कि किस तरीके से पैटर्न है पेपर दिया हुआ है, या जिन लोगों को आइडिया हो चुका है, जिन लोगों ने पहली वीडियो देख लिया, दे कैन क्विट द वीडियो टिल हेयर। बट जिन लोगों को समझ नहीं है दे कैन स्टार्ट इट फ्रॉम हेयर एज वेल, दे कैन कंटिन्यू वॉचिंग द वीडियो। ओके, सो अब आपके पास आ जाते हैं कि पार्ट्स क्या क्या FCPS के ना। आप तो एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे पहले तो आई लाइक टू टेल यू इट्स अ रियली गुड प्लेस टू बी, बिकॉज इट लाइक काइंड ऑफ बूस्ट यू योर मोरल एज अ डॉक्टर। बड़े सोफिस्टिकेटेड लोग होते हैं, इतनी रोज़ के अंदर प्यारे प्यारे लैपटॉप्स, बिल्कुल एक सेम काइंड ऑफ माहौल होता है उधर। तो आप उधर जाके बैठ जाएंगे, आप अपना फ़ोन और बुक्स वगैरह पहले ही दे जाएंगे, आप वो बाद में नहीं ले सकते अनलेस यू लीव योर वेन्यू। ठीक है, तो आपके पास सबसे पहले आपके पास आ जाता है पेपर 1। पेपर 1 जो है आपके पास सारी स्पेशलिटीज़ के लिए सेम होता है। उधर जितने लोग बैठे होंगे ना, कोई मेडिसिन कर रहा होगा, सर्जरी, सबका सेम पेपर होगा। ठीक है, एंड देयर आर 2 hours per 100 MCQs। ओके, सो यू हैव लाइक मोर देन 1 minute per MCQ एंड देन देयर इज़ ब्रेक फॉर लाइक 30 minutes। लेकिन आप लोग पहले वाले पेपर से इतना जल्दी फ्री हो जाएंगे कि आप लोग बाहर बहुत जल्दी आ जाएंगे। आपके पास 1.5 घंटा होगा वेलियाँ मारने का। आई वुड सजेस्ट कि वेलियाँ मारने उस टाइम पढ़े मत, और ताकि आप अपने आप को फ्रेशन अप कर सकें। तो चाय बिस्किट पड़े होंगे, हैव दैट एंड एन्जॉय योरसेल्फ, टॉक टू समबडी इफ़ यू फाइंड समवन अराउंड। तो फिर उसके बाद आपके पास पेपर 2 आ जाता है। वो हर स्पेशलिटी का अपना पेपर होता है और उसके भी 2 hours होते हैं, 100 MCQs होते हैं। सो नाउ द मेजर क्वेश्चन इज़ हाउ मेनी मार्क्स यू नीड टू पास द एग्ज़ाम। वेल इट्स एक्चुअली 75%, बट कलेक्टिवली आपने पेपर 1 और 2 के मिला के 75% मार्क्स लेने हैं। और ये है कि अगर लेट से आपके पेपर 2 के अंदर जो हैं आ जाते हैं 75% से कम मार्क्स आ जाते हैं, तो लेकिन अगर आपके पास पेपर 1 के अंदर 80 to 90% मार्क्स हैं, देन यू विल स्टिल पास योर एग्ज़ाम। मतलब कलेक्टिवली आपका जो है 75% से ज़्यादा एग्रीगेट बनना चाहिए, मींस 150 out of 200 से ज़्यादा आपके टोटल मार्क्स बनने चाहिए। सो आई वुड सजेस्ट पेपर 1 इज़ वेरी ईजी, ट्राई टू अटेम्प्ट मोर देन 90% in that, so that you have an edge if the paper is a little difficult, and it usually is the paper 2 I'm talking about. अब आ जाता है एग्ज़ाम आपका किस तरीके से होता है, कंप्यूटर में किससे। मेरे माइंड में बहुत क्वेश्चन है तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। आपके सामने लैपटॉप पड़ा होगा, ठीक है, और हर टाइम पे ना एक टाइम के ऊपर एक क्वेश्चन आता है स्क्रीन के ऊपर। अब आप इन ऑप्शन A, B, C, D, E में से बार बार क्लिक आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, आगे पीछे कर सकते हैं, आपका अभी आंसर सबमिट नहीं होगा। लेट से आपने A को क्लिक कर दिया है लेकिन आपके माइंड में B था, तो आप B को क्लिक करेंगे, आपका वो चूज़ हो जाएगा ऑप्शन, लेकिन अभी आपका आंसर सबमिट नहीं होगा। इफ़ यू क्लिक ऑन नेक्स्ट, तब आपका आंसर बस चला गया, गो वेंट कौन हो गया, ये दोबारा नहीं आपको अपेयर भी नहीं होगा, ना आप इसको चेंज कर सकेंगे। If you think you don't know the right answer and you want to take some time for it, click on skip। वो आपके एंड के ऊपर दोबारा आएंगे। जब आप एक दफ़ा सारे 100 MCQs कर लेंगे अपने पेपर के, तो फिर जो सारे स्किप्ड क्वेश्चन हैं ना, वो सीरियल नंबर वाइज आपके आते जाएंगे। ठीक है, अब वो सेकंड टाइम के ऊपर आपके पास ऑप्शन नहीं होगी आप स्किप कर सकें दोबारा। वो फिर आपने सॉल्व करना ही करना, और वो आगे भी नहीं जाता, नेक्स्ट क्वेश्चन पर भी नहीं आएगा जब तक कि आपने वो स्किप्ड क्वेश्चन दोबारा सॉल्व नहीं कर लिया। वो आगे ऑप्शन देगा ही नहीं कि नेक्स्ट पे जाओ। तो बेसिकली आप एक क्वेश्चन 2 बार ही देख सकते हैं, और नेक्स्ट को जब आपने क्लिक कर दिया, आई विल रिपीट, वो आपका दोबारा नहीं अपेयर होगा, ना आप उसको चेंज कर सकते हैं। SK क्या है? SK मतलब मुझे भी समझ नहीं थी, SK कर लो यार, SK कर लो। सो आई विल टेल यू व्हाट SK इज़। SK बेसिकली ना पास्ट MCQs कंपाइल किए होते हैं। ठीक है, हर साल ना न्यू SK सीरीज़ की बुक्स आती जाती हैं। जिस तरह 2023 में एक SK 16 की बुक आई थी, उसके अंदर फेब और मई के पास पेपर थे। उसी तरह एक SK 17 की बुक आई थी, उसके अंदर अगस्त एंड नवंबर के पेपर थे। तो काइंड ऑफ हर साल 2 यूँ SK की बुक्स आती जाती हैं। अब क्या होता है कि हर बुक के अंदर ना स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग MCQ ऑर्गेनाइज हुए होते हैं। अब SK 15 के अंदर मेडिसिन एलाइड के भी होंगे, सर्जरी के भी होंगे, सारे रेडियो के भी होंगे। ठीक है, और ये आपने सारे करने हैं, जैसे मैंने पीछे बताया, ये सारी बुक करनी है, कंप्लीट बुक करनी है। ठीक है, फिर इसकी तरह ना
जो हर स्पेशलिटी की ना उन्होंने शुरू वाले पास पेपर ना एक अलग बुक की फॉर्म में कंपाइल करनी है। जैसे रेडियो की मेरे टाइम में SK 1 से 13 थी, शायद अब SK 1 से 18 19 हो गई हो, ठीक है, कंपाइल होती जाती हैं। तो एक वो अलग से कंपाइल कर देते हैं उनके सारे पास पेपर्स को। अब ये आप एग्ज़ाम्पल देख लें, ये SK 15 थी, ये मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखा रही हूँ किस तरीके से इसमें ऑर्गेनाइज हुआ होता है। और इसके ये MCQs देख लें किस तरीके से दिए होते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर जिस तरह लेट से 20 है, तो ये प्रेग्नेंट लेडी का सारा बताया हुआ आंसर दिया हुआ नीचे, फिर नीचे एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। और ये बहुत जगहों पे इस तरह की सेम एक्सप्लेनेशन रिपीट हुई होती हैं। तो आपने ये हर एक्सप्लेनेशन हर बारी पढ़नी है ताकि आपके माइंड में इम्प्रिंट हो जाए चीज़। फिर आपके पास आ जाते हैं कि लेट से अगर कोई एनाटमी आ गई है चीज़, आप थ्योरी में लेट से कोई एनाटमी के रिलेशंस आ गए हैं, यहाँ पर MCQ में कोई एनाटमी रिलेटेड क्वेश्चन है एंड यू डोंट नो क्या सीन है किस तरीके से, बड़ी बुक प्लीज़ ना खोलिएगा, सीधा सीधा गूगल इमेजेस पे जाइएगा, ठीक है। गूगल इमेजेस के ऊपर जाके 2-3 उसके रिलेटेड पिक्चर्स देखिए, आपके माइंड में रिफ़्रेश हो जाती है चीज़, और उसको साइड पर छोटी सी ड्रॉ कर ली जहाँ पे वो आपको एम्बिग्विटी आ रही थी, ठीक है, हो गया। अब ये है कि आपने जो है ना, मैं कभी कोई थ्योरी थी जो मुझे समझ नहीं आई थी, लेट से हमेशा एनाटमी तो नहीं होती, थ्योरी होती है, उसके लिए भी मैं इमेजेस भी यूज़ कर लेती थी, यहाँ कभी कभी स्लाइड शेयर भी यूज़ कर लेती थी। फिर अगर कोई MCQ नहीं समझ आ रहा, आई वुड यूजली फर्स्ट कंसल्ट रफ़ी एंड डबल ए। कोई MCQ SK में समझ नहीं आ रहा तो पहले तो मैं वही उसकी थ्योरी दोबारा पढ़ लेती होती थी। तो दैट्स हाउ आई डिडंट ओपन द बिगर बुक्स, क्योंकि आप एक दफ़ा वो खोलते हैं, आप बार बार उसके अंदर जाते जाते हैं दैट में अच्छा और पढ़ लेते हैं और पढ़ लेते हैं, एंड देन यू वेस्ट योर टाइम एंड देयर इज़ नो यूज़ बिकॉज द पेपर देयर इज़ ओरिएंटेड अकॉर्डिंग टू द MCQ पैटर्न। तो अब आपने किस तरीके से MCQs पढ़ने हैं, इनका भी एक बहुत मतलब इट्स एन आर्ट बेसिकली। आपने ये करना है कि पहली बारी में सारे MCQs करने हैं, ठीक है, सारे सॉल्व करें, और जो मुश्किल लग रहे हैं ना उनको आपने हाईलाइट कर लेना है एक कलरफुल हाइलाइटर से ना, उनके सिर्फ क्वेश्चन नंबर, ताकि सेकंड टाइम में आपको टाइम ना लगे। और ना हर स्टेटमेंट में एक आध जो है ना कीवर्ड को अंडरलाइन कर लें, और आंसर में भी एक आध कीवर्ड को, ताकि आपके सेकंड टाइम में सिर्फ अंडरलाइन चीज़ें जल्दी जल्दी से आपकी गो थ्रू हो जाएं, ठीक है। और आपने ना ये करना है कि अगर आपको मतलब कि कोई MCQ है ना जो आपको लगता है बिल्कुल याद नहीं होगा, कोई वैल्यू है इस तरीके से, वो आपने MCQ को ना या तो उस SK की बुक के एंड पे लिख लें, ठीक है, या फिर आप टॉपिक वाइज एक रजिस्टर पे सेपरेटली लिखते जाएं पॉइंट्स, या फिर आप रफ़ी के टॉपिक में लिख लें, कहीं पे भी जहाँ पे आपको लगता है ऐड करना चाहते हैं टॉपिक वाइज ऐड कर लें, ठीक है। इसके अलावा ये है कि काफ़ी जगहों पर ना SK के अंदर गलतियाँ हैं, I would agree on that because human error is always there. So don't go into the depth of that. If you मतलब but do trust your insight, ठीक है, उसको कहीं सेपरेट जगह लिख लें ambiguous के नाम से ना, कि आपको भी ये समझ नहीं आ रही, हो सकता है गलत हो, तो वो आगे बाद में कीवर्ड के साथ और फलाने पेज पे ये लिखा हुआ है फलाना क्वेश्चन नंबर और कीवर्ड, फिर बाद में अगर वो सेम स्टेटमेंट बाद में आती है ना तो आप उसके साथ टैली कर लें और फिर वो आप देख लें कि उसका सही आंसर उसके आगे लिख लें, ठीक है, ताकि इट गेट्स इम्प्रिंटेड कि विच वन इज़ द राइट वन। आगे आपके पास ये आ जाता है कि SK से अगर आप अगर आप MCQs कर लेते हैं तो आपका मोस्ट ऑफ द SK पार्ट इज़ ऑल्सो कवर्ड, बट ये है कि SK ज़रूर करनी है क्योंकि वो रिपीटिशन होती है, तो उसी से आपके माइंड में इम्प्रिंट होता है, उधर आपके पास एग्ज़ाम हॉल में कॉन्फिडेंस आ जाता है किस तरीके से अटैम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस। ये मैंने काइंड ऑफ ये आपको एग्जांपल दिखाया है। लेट्स से मुझे एक MCQ आया रिलेशन के थर्ड पार्ट के सुपीरियरली क्या पढ़ा हुआ है, इस तरह का MCQ है, मुझे अब नहीं समझ आ रही, आंसर लिखा हुआ है, मैं एक जल्दी से ना गूगल इमेजेस पे खोलती थी, रिलेशन ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम टाइप करती थी, इमेजेस आ जाती, 2-3 इमेजेस देखी, साथ में क्वेश्चन के साथ ड्रॉ कर लिया, या फिर अगर मैं थ्योरी पढ़ रही थी रफ़ी एंड डबल एस तो साथ में ड्रॉ कर लिया। तो काइंड ऑफ ये हुआ था मेरा कि वो इम्प्रिंट भी हो जाती है, रिविजन भी हो जाती है, और फिर याद भी रहता है सेकेंड टाइम वंस यू रिवाइज दैट ऑल। So that's how I did, and best of luck for your exam, and don't forget to like, subscribe and share. Allah Hafiz.